हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांतु एजुकेशन बेस्ट बैंकिंग क्लास। आपका स्वागत है। यहाँ पर फरवरी मंथ्स के हम टोटल बैंकिंग अफेयर्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की, और आप भी इनकी तरह मेहनत और अपना जो गोल है वो हासिल कर सकते हैं। शर्त यही है कि कंसिस्टेंसी, जो ये चेहरे हैं आपके सामने, इन्होंने बरकरार रखी है। पूरे प्रिपरेशन में ये हमसे जुड़े रहे, प्रॉपर समय-समय पर गाइडेंस लेते रहे, और एक दिन इन्होंने सफलता पाई है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएँगे। एंड हाँ, ये फरवरी मंथ के पूरे बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं, तो प्लीज़ इसमें बीच-बीच में करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है, लेकिन इससे पहले भी मिला है। अच्छा, कितनी बार मिला है, क्या मिला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर तीसरी बार कंसेक्यूटिवली। अब सर ये चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है तीसरी बार कंसेक्यूटिवली। अब ये अवार्ड किसने दिया? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। कब मिला? जनवरी के महीने में, मतलब फरवरी के शुरुआत में, ठीक है। तीसरी बार लगातार। वैलिडिटी कब तक है इसकी? फरवरी 26 से फरवरी 2027। अब सर ये सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? अब ये सर्टिफिकेशन इसलिए दिया जाता है कि वर्क प्लेस कल्चर अच्छा है, यहाँ के जो कर्मचारी है उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। इसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स का सर्वे करवाया, ट्रस्ट इंडेक्स सर्वे। अच्छा, उसके बाद एचआर रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयज वेलफेयर पॉलिसी बहुत अच्छी है। लीडरशिप ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। और ग्रेट प्लेस टू वर्क का मतलब ऐसी कंपनी को दिया जाता है जहां पर आपके कर्मचारी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और प्राइड महसूस करते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और वर्क कल्चर बहुत बेहतर होता है। ये असेसमेंट एम्प्लॉय सर्वे प्लस कल्चर ऑडिट से किया जाता है। सो याद रखिए, ये किसे मिला है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी जानकारी क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, सो आ चुके हैं हम बजट पर। देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ऑन फरवरी 1, 2026, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम प्रेजेंटेड हर कंसेक्यूटिव यूनियन बजट। अच्छा, कितने बार, मतलब लगातार कितनी भी बार इन्होंने बजट पेश किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज 9। अच्छा, अब आपको ये पता होना जरूरी है कि ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है, बढ़िया। उनके पास एक और मिनिस्ट्री है जिनका नाम है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि हमारे भारत देश के लिए ये 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने का मतलब कि पहला है कर्तव्य 1, एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तेज करना। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है? कि उसके बाद बोला गया है कि स्ट्रेन कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिशन में इंडिया को मजबूत करना। अगला बोला है नेविगेट ग्लोबल वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हैंडल करना। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाना। अब कर्तव्य 2 की बात करते हैं हम, ठीक है। अब कर्तव्य 2 में क्या बोला जा रहा है? कर्तव्य 2 में बोला जा रहा है कि भैया, यहाँ पर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करेंगे। लोगों की एस्पिरेशन, सपने पूरे करना है, और लोगों को पार्टिसिपेशन, मतलब सहभागिता, ये बढ़ाना है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या? जो हमारा कर्तव्य 3 है, मतलब सबका विकास सबका साथ, ठीक है। सभी को बराबर अवसर, हर क्षेत्र का विकास, रिसोर्सेस तक इक्वल एक्सेस, ये सारी चीजें इन्होंने कही है। अब अगला इंपॉर्टेंट है कि अ डेडिकेटेड, ठीक है, a dedicated SME growth fund was introduced in the Union Budget 2026-27 to support growth of future MSME champions। अच्छा, अब यहाँ पर घोषणा की कि भैया निर्मला सीतारमन जो मैडम है, उन्होंने बोला बजट में कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड एक एसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया है। अब भैया, इसका जो टोटल पैसा है ये कितना है? सो ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ 10,000 करोड़ रुपया, बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। तो याद रखिए कि यहाँ पर क्या बोला है, ये फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भारत की इकोनॉमी में जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है।
ये रोजगार देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करते हैं। इसीलिए सरकार ने फ्यूचर एमएसएमई चैंपियंस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया। बढ़िया, तो ये याद रखो, है ना? ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपके बजट में बोला गया है। उसके बाद ये एमएसएमई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग चैंपियंस इनके लिए कितना फंड किया गया है? 10,000 करोड़ का, है ना? और अलग से 2,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटल प्रपोज किया गया है। ओके, तो ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। केंद्रीय बजट 2026-27 में सेफ हार्बर लाभ प्राप्त करने की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर निम्नलिखित में से किस राशि तक की गई है? अच्छा, समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बढ़िया, देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेफ हार्बर बेनिफिट क्या होता है ना, पहले ये समझो, है ना? ये सेफ हार्बर बेनिफिट देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब कोई कंपनियां फॉरेन कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन करती है, जैसे आईटी सर्विसेज, तो टैक्स डिपार्टमेंट उनसे पूछता है कि भैया प्राइसिंग सही है या नहीं। सेफ हार्बर रूल्स क्या बोलते हैं कि अगर कंपनी कुछ तय मार्जिन रखती है तो टैक्स डिपार्टमेंट उस पर ज्यादा जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो बजट 2026-27 में क्या बदलाव हुए? पहले सेफ हार्बर की जो सीमा थी वो 300 करोड़ थी। ठीक है, अब इसे बढ़ाकर भैया कितनी की गई है, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आईटी और सर्विसेज कंपनी को टैक्स सर्टेनिटी मिलेगी, कॉम्प्लायंस आसान होगा, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अभी रिसेंट हमने आरबीआई के लिए आपके लिए मैराथन सीरीज, ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो प्लीज ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो कि यहाँ पर आपको डेली 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग, कॉन्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। तो प्लीज ऐसे मौकों को छोड़ना नहीं है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्या बोला गया है? द यूनियन बजट प्रपोज अ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम डैश टू 10%। अच्छा, कुछ तो चेंज हुआ है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अगेन निर्मला सीतारमण मैडम ने सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है, ये भी इसके ऊपर बात किया है। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें ये बोला गया है कि कस्टम ड्यूटी के बारे में। अब जब कोई सामान विदेश से भारत में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो सरकार उस पर जो टैक्स लगाती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। बजट 2026 में क्या बदलाव हुआ? पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर 20% पहले कस्टम ड्यूटी थी, अब हमने इसे घटाकर कितना किया है भाई? अब किया है 20%। ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें यूनियन बजट प्रपोजल रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन गुड इंपोर्टेड पर्सनल यूज फ्रॉम 20 टू 20। पहले 20 थी ना, तो पहले तो आपके वो टैक्सेस ज्यादा लगते थे, अब 10% किया है, तो अब तो आपका ही फायदा हुआ ना इसमें। तो याद रखिए कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थोड़े सस्ते हो जाइए, इंपोर्टेड प्रोसेस सिंपल होगा, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। तो पहले 20 था, अब कर दिया गया है यहाँ पर 10%। ठीक है, यही जो मैंने हिंदी में बोला इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं द यूनियन बजट 2026-27 प्रपोज टू इंक्रीज आउटले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम फ्रॉम 22,919 करोड़ टू 40,000 करोड़ 40,000 करोड़। व्हेन वाज स्कीम? सिंपल सा बात है कि ये स्कीम में इतना पैसा पहले था, अब इतना है। अब ये स्कीम पूछा है कि लॉन्च कब हुई थी? कौन सी स्कीम? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पहले अलोकेशन कितना था? आपको पता है 22,919 करोड़। अब कितना है? 40,000 करोड़। मतलब सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहती है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई, जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उसका सही उत्तर है अप्रैल 2025। ठीक है, तो याद रखिए। तो इंपॉर्टेंट है, टेन्योर 6 साल का। पैसे अब कितने हैं, पहले कितने थे? और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि
अप्रैल 2025। ओके, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? आगे बात करते हैं अगला करंट अफेयर, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है कि इन यूनियन बजट 2026-27 द लिमिट फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स फॉर सी फूड प्रोसेसिंग वाज प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1% to dash of free on board FOB value of the previous year export turnover। पूरे क्वेश्चन को ना पहले समझो, क्या बोलना चाहता है। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस आसान है अगर आप उसे समझते हो। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है या पहले नियम क्या था इस क्वेश्चन का। तो देखो कि पहले नियम क्या था कि जो सी फूड समुद्र फूड प्रोसेसिंग कंपनियां होती थी, वो एक्सपोर्ट के लिए कुछ इनपुट्स मशीन्स विदेशों से ड्यूटी फ्री मंगवा सकती थी, है ना। लेकिन उसकी लिमिट थी पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर, मतलब एफओबी वैल्यू का 1%। अब सर ये एफओबी वैल्यू, अब एफओबी वैल्यू मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब एक्सपोर्ट होने वाले सामान की वैल्यू जब जहाज या शिप पर चढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बिना, है ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बिना। तो ये वैल्यू, तो यही बोल रहा है कि भैया पर्पस टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1% से हमने ज्यादा बढ़ा दिया है उसको। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो सी फूड वैल्यू एडिशन ये हुआ है 3% का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो सी फूड इंडस्ट्री को सस्ते रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, फिशरी और मराइन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, सिद्धांतो एजुकेशन, और मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम है जीए बाय स्वप्निल सर। तो आप दोनों चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। What is the name of multilingual AI-based agricultural support system proposed in Union Budget? यूनियन बजट 2026-27 में एक एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट सिस्टम हमने लाया है। तो उसका यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नाम क्या है, तो बताइए इनमें से नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत विस्तार इसका नाम है। अच्छा देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिवराज चौहान सर जो है वो हमारे कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और उसके साथ साथ उनको है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो एआई विस्तार है, अब ये भारत विस्तार क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एग्रीकल्चर हेल्पिंग प्रोसेस प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खेती से जुड़ी सलाह देना। मतलब किसान मोबाइल डिवाइस प्लेटफॉर्म के जरिए फसल, मौसम, मिट्टी और बाजार की जो जानकारी है वो ले सकेंगे। इसको क्यों लाया गया कि भारत में कई किसान सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती उनको, ठीक है, जानकारी का अभाव रहता है। इसीलिए सरकार ने ये सिस्टम लाया ताकि किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सलाह मिले, फसल उत्पादन बढ़े, नुकसान कम हो, खेती मॉडर्न और स्मार्ट बने। ठीक है, सो याद रखो भारत विस्तार क्या क्या मदद करेगा। भारत विस्तार यहाँ पर वेदर एडवाइजरी, मतलब मौसम की जानकारी, कौन सी फसल कब बोनी है, और बीमारी की पहचान, पेस्ट एंड डिसीज डिटेक्शन, मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन, मतलब जो मंडी के भाव है, फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब नई खेती तकनीक। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या यूज होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा, मशीन लर्निंग, डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म। किसानों को भैया क्या फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर सही समय पर फसल की सलाह दी जाएंगी, उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी, इनकम बढ़ेगी। सो याद रखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पर एक सिस्टम है। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो। अगला इंपॉर्टेंट है आपके सामने क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च एन ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल विथ अ 15-day timeline and no surety requirement for claims up to 15 lakh। अच्छा, तो यहाँ पर ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट की बात हो रही है, एक पोर्टल ओपन हुआ है, 15 दिन 15 लाख। तो क्या है, देखो ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट सबसे पहले क्या होता है ये समझो। ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से बैंक ग्राहक की मृत्यु के बाद फैमिली मेंबर्स या लीगल हायर्स बैंक का पैसा क्लेम कर सकते हैं।
पहले इसके लिए कई बार ब्रांच जाना पड़ता था, प्रोसेस बहुत लंबा होता था, इसीलिए डिजिटल बनाया गया। इसकी की फीचर्स क्या है? देखो 15 लाख तक का क्लेम, अगर मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की तो उसके खाते में 15 लाख तक पैसा है तो थर्ड पार्टी श्योरिटी मतलब जमानतदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस आसान होगा, 15 दिन में सेटलमेंट होगा। क्लेम सबमिट करने के बाद 15 दिन के अंदर पैसा सेटलमेंट करने का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है। यहाँ पर ये गाइडलाइन बैंकिंग सिस्टम में फास्टर क्लेम सेटलमेंट के लिए बनाई गई है। क्लेम की पूरी प्रोसेस कैसे होंगी? क्लेम ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हो। ये पोर्टल क्यों लाया गया? मुख्य कारण क्या है कि फैमिली को जल्दी पैसा मिल सके, डेथ क्लेम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, पेपर वर्क और ब्रांचेस विजिट कम करना, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना। ये इनिशिएटिव फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए शुरू किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगते हैं? डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, नॉमिनी, लीगल हायर आईडी प्रूफ, एडिशनल फॉर्म। बढ़िया, तो अब इसका उत्तर भी बता दीजिए सर। तो मैंने आपको डेटा बता दिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो मैंने अभी तक आपको हिंदी में समझाया हूँ। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। कैसे? मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और जल्दी से जल्दी ये पीडीएफ पाइए। अब अगर हम बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। बढ़िया, अब बढ़ते हैं अगला करंट अफेयर। देखो, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भैया ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले बोला था कि अब हमने एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में पहले 10 लाख की लिमिट थी, अब इसको 20 लाख तक बढ़ाया गया है। वो भी कोलैटरल फ्री लोन्स रहेंगे, ठीक है, ताकि छोटे-मोटे बिज़नेसेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। अब ये आगे बोला है कि उन्होंने रीट्स, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अब भी यहाँ पर बोला है कि भाई अब बैंक्स को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लोन देने की अनुमति दी गई है, राइट? आगे बात किया है कि फ्रॉड लॉस कंपनसेशन, मतलब अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी या ओटीपी या गलत इंफॉर्मेशन जिसमें आपकी पैसे चले गए हैं, ठीक है? तो डिजिटल फ्रॉड होने के बाद अगर आपकी गलती नहीं है उसमें या फिर जाने-अनजाने में आपसे हो गया है, तो आपके बैंक के तरफ से आपको यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है? आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में बोला है, लेकिन ये वन्स इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, कितना? 25,000 का। तो ये याद रखिए कि फ्रॉड लॉस कंपनसेशन सिर्फ याद रखना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स, क्या हाइलाइट थी आगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ पर मिशन सक्षम मेन फोकस में रहा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिशन सक्षम, ठीक है? तो मिशन सक्षम में क्या बोला गया है? मिशन सक्षम में ये बोला गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी अच्छे अपडेट्स लाए हैं। सबसे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? अर्बन एरिया में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स। ये मेनली स्मॉल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और मिडल क्लास कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस देते हैं। आरबीआई अपडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया है कि गवर्नेंस और सुपरविजन को स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया जाए, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करना, डिपॉजिटर्स की सेफ्टी बढ़ाना, और आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन और गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया, जो कि है मिशन सक्षम। तो याद रखो कि मिशन सक्षम क्या है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की एफिशिएंसी बढ़ाना, मैनेजमेंट और गवर्नेंस की सुधारना करना, स्टाफ को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देना। अच्छा, क्यों लाया गया? कि भैया देखिए, यहाँ पे पहले तो बोला है कि हम उनको क्या करेंगे? कौशल विकास और मजबूत संचालन के माध्यम से सुधारेंगे। व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम, मतलब फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से वहाँ के जो पहले से काम कर रहे लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र के 1.40 लाख लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे, और ये पब्लिक जो पार्टनरशिप मॉडल होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत काम करेगा। तो ये जरूर याद रखना है। और रिसेंटली आरबीआई लिटरेसी वीक चला रहा था फरवरी 9 से, ठीक है, और उसकी थीम थी केवाईसी, नो योर कस्टमर, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिक्योर बैंकिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अगला करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द
जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, which bank became the first in India to issue a fully digital foreign portfolio investor license using an end-to-end online process with e-signature? अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसके बाद ई सिग्नेचर, भाई क्या पंगा है? समझो ध्यान से। देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि जब विदेशी निवेशक मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में पैसा डालते हैं या निवेश करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब यहाँ बोला कि कौन सा बैंक बना है पहला जो इंडिया में इशू करेगा फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस विद ई सिग्नेचर। ठीक है, अब मैंने एफपीआई आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पर एफपीआई लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस दिया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई ऐसा कौन है और ऐसा किसने किया है? ठीक है, ऐसा किसने किया है? तो ऐसा करने वाला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। डन, कोटक महिंद्रा बैंक इंपॉर्टेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो हम इससे फायदा क्या देखते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसेस आसान होगा, टाइम कब लगेगा और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट डिजिटली इफिशिएंट बनेगा। तो ये चीजें याद रखो आप, है ना? तो यहाँ पर जो मैंने अभी बोला, यही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे। Which Indian private sector bank received RBI approval for Blackstone's acquisition of up to 9.99% stake? अच्छा, अब ये जो न्यूज़ है, इसमें ये समझो कि भैया आरबीआई ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक को किसी कंपनी में जिसका नाम है ब्लैकस्टोन, इसमें एक्वायर करना है 9.99% स्टेक, ये परमिशन दी है। तो सबसे पहले इसका आंसर है फेडरल बैंक। ठीक है, अब भैया फेडरल बैंक ने इसको परमिशन तो दे दी है, कितनी? 9.99% की अप्रूवल भी मिल चुका है। अब ये जो ब्लैकस्टोन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये समझो कि स्टेक एक्विजिशन क्या होता है ना? आपने तो सुन लिया स्टेक एक्विजिशन हो गया। स्टेक एक्विजिशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी, ओनरशिप, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो उसे स्टेक एक्विजिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी के 100 शेयर है, आपने 10 खरीद लिया, मतलब आपका 10% उसमें स्टेक है। क्या हुआ है? इसका जो आंसर है वो है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ब्लैकस्टोन ग्रुप की एंटिटी में 9.99% तक शेयर खरीद सकता है। इसके लिए आरबीआई ने अप्रूवल की जरूरत थी और वो दे दिया है। आरबीआई की परमिशन क्यों चाहिए भैया? क्योंकि जब किसी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंटिटीज में, तो बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अनुसार आरबीआई की अप्रूवल लेना जरूरी होता है। सर ये ब्लैकस्टोन, ये आप जो बोल रहे हैं ये ब्लैक, ठीक है, ये स्टोन्स, ये क्या है? तो ये ब्लैक स्टोन्स अगर हम बात करें, तो ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हेडक्वार्टर यूएसए में है, दुनिया भर में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट्स मैनेजर में गिना जाता है। ठीक है, फेडरल बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? फेडरल बैंक इसीलिए कर रहा है, बैंक को नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, प्रॉफिट रिटर्न्स मिल सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टनरशिप मजबूत होती है। तो प्लीज ऐसे अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आपको चीजें बताता हूँ कि भैया मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना लेती है। उदाहरण के तौर पर ए प्लस बी कंपनी, ए बी कंपनी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो दोनों कंपनियां खत्म होकर एक नई कंपनी बनी, मतलब कंबाइन। अच्छा, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी या बड़ी हिस्सेदारी खरीद कर कंट्रोल करती है। मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी के 70% शेयर खरीदे हैं, तो अब बी पर पूरा का पूरा कंट्रोल ज्यादातर ए का हो जाएगा, मतलब कंट्रोल। और अगर हम बात करें स्टेक, तो स्टेक का मतलब किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेना। कंपनी ए ने कंपनी बी के 20% शेयर खरीद लिए, मतलब कंपनी बी अलग ही रहेंगी, ए केवल हिस्सेदार रहेगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, मतलब ओनरशिप।
समझे आप? तो इस तरीके से जब अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स अगली न्यूज़ है आपके स्क्रीन के सामने। देखिए क्या हुआ है, व्हिच बैंक पार्टनर्ड विद त्रिपुरा ग्रामीण बैंक टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। बढ़िया, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या हुआ है कि भारत में पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कौन सा बैंक किसके साथ टाई अप हुआ है? तो भैया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथ। लेकिन बैंक का नाम क्या है जो टाई अप हुआ है? उसका नाम है पंजाब एंड नेशनल बैंक, ठीक है? पीएनबी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? समझो कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पूरे भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया है जिसे को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? को ब्रांडेड कार्ड जब 2 संस्थाएँ, 2 इंस्टीट्यूट्स मिलकर एक क्रेडिट कार्ड जारी करती है, ये होते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बैंक प्लस कंपनी, बैंक प्लस एयरलाइन, बैंक प्लस आरआरबी। तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथ कार्ड जारी किया है। अब मैंने बोला कि सर इसमें रुपए भी जुड़ा था, तो ये था ना कि भैया रुपए क्रेडिट कार्ड। तो रुपए क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया भारत का डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। इसके अंतर्गत वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इंटीग्रेशन, डिजिटल पेमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये कार्ड क्यों लॉन्च किया गया है? ठीक है, इस कार्ड के मुख्य उद्देश्य लॉन्च करने के पीछे भैया कि अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में क्रेडिट कार्ड एक्सेस बढ़ाना, डिजिटल पेमेंट्स का प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, ग्रामीण ग्राहकों को मॉडर्न क्रेडिट फैसिलिटी देना। इससे ग्रामीण और सेमी अर्बन कस्टमर्स को इजी क्रेडिट फैसिलिटी मिलेंगी। आरआरबी क्या होता है भैया? रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज देना, किसानों, छोटे व्यापारियों को, आर्टिजन्स को लोन देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। ओके, तो ये चीजें याद रखो। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उनके सीईओ है अशोक चंद्रा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम लक्सोरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म? अच्छा देखो, ये लक्सोरा मेटल क्रेडिट कार्ड क्या है? एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो खासकर हाई इनकम और प्रीमियम कस्टमर के लिए बनाया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या है? ये लाया है पंजाब नेशनल बैंक ने अगेन। तो याद रखो इस कार्ड का नाम लक्सोरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन वीजा। अच्छा, जब मैंने बोला कि प्रीमियम और हाई इनकम, तो कई मेटल, ये जो मेटल है मेटल मेटल बॉडी से बना होता है। इसमें लाइफस्टाइल और ट्रैवल बेनिफिट्स होते हैं। हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है, ठीक है? ये जो कार्ड है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी या तो एयरपोर्ट पर जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्जेस में आपकी बेनिफिट्स मिलते हैं। वीज़ा सर्विसेज में, ज़ीरो फॉरेस्ट मार्कअप में, ठीक है? इसकी फीस क्या है? 4,999 प्लस जीएसटी जॉइनिंग फीस और 1,999 जीएसटी एनुअल फीस, ठीक है? टारगेट क्या है? प्रीमियम सेगमेंट जो ऑफरिंग डाइनिंग आप इसमें से अवेल कर सकते हो, ट्रैवल और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो बैंक ने ये कार्ड क्यों लॉन्च किया? तो इंटरनेशनल ट्रैवल बेनिफिट्स तो देगा ही देगा आपको। क्रेडिट कार्ड मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना है, हाई वैल्यू कस्टमर्स को बैंकिंग इकोसिस्टम में लाना है, ठीक है? और सबसे बढ़िया तो पहले ही बोल दिया कि प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। अब बढ़ते हैं आगे। विच बैंक लॉन्च चक्रा अ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट फाइनेंसिंग फॉर सनराइज सेक्टर अंडर विकसित भारत 2047? सबसे पहले चक्रा और सनराइजिंग ये जो सेक्टर है इसको भी समझेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है भैया ये लाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे 8 एरियाज, मतलब मैंने जो बोला कि ये चक्रा, इमर्जिंग, रिन्यूएबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, बैटरीज, डिकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स। इसको बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसका उद्देश्य सनराइज सेक्टर को फाइनेंसिंग और सपोर्ट देना, मतलब जो नए और तेजी से बढ़ रहे हैं ना सेक्टर, उनमें इन्वेस्टमेंट और लोन्स बढ़ाना है, ठीक है?
सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? सनराइज सेक्टर मतलब नए इमर्जिंग सेक्टर जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाली है और मैंने आपको जो ये 8 की एरियाज़ बताया भैया ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इनके ऊपर फोकस कर रहा है। चक्रा क्यों माना गया है? भारत का लक्ष्य विकसित भारत 2047 इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी है नए सेक्टर को फाइनेंस मिले, इनोवेशन मिले, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज़ ग्रो करे। इसीलिए एल आपका जो एसबीआई है उसने चक्रा सेंटर बनाया है। चक्रा के मुख्य काम क्या है? सनराइज सेक्टर की रिसर्च और एनालिसिस, इन सेक्टर को बैंकिंग फाइनेंसिंग देना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, फ्यूचर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कैपिटल देना। तो मुझे बताइए कि एसबीआई के चेयरमैन जो है अभी करंट में वो कौन है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बच्चों, विच बैंक हैज अडेप्टेड हाइपर वॉच एआई पावर वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन टू एनहांस डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस? भैया ये हाइपर वॉच एआई पावर वीडियो केवाईसी क्या होती है और ये कौन सा बैंक अभी कर रहा है? मतलब केवाईसी बहुत हटके हो रहा है, तो ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है। बढ़िया। तो देखिए क्या होता है ये वीडियो केवाईसी? सिंपल है कि हाइपर वर्ज एआई पावर्ड वीडियो ई-केवाईसी ये क्या होता है? मतलब ये डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। मतलब ग्राहक को बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस क्या है? मोबाइल लैपटॉप से लाइव वीडियो कॉल कस्टमर अपना पैन, आधार डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकॉग्निशन से आइडेंटिटी वेरीफाई होती है और पूरी केवाईसी ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए होती है। डन? तो ये चीज़ समझो। अब हाइपर वर्च एआई टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हमने बात की है, ये टेक्नोलॉजी क्या है? तो यहाँ पर याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना कि आपके फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वीडियो केवाईसी, फ्रॉड डिटेक्शन जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सॉल्यूशंस ये बनाती है। इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बैंक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सारे करते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्यों अपनाया है? कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग तेज करना, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस मेंटेन करना, कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान बनाना, ऑपरेशनल इन्फ्लुएंसी को बढ़ाना। यह सिस्टम एजेंट्स को पहले से लगभग 2 गुने वेरिफिकेशन कॉल्स हैंडल करने में मदद करता है, ठीक है? तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्या है? जब ग्राहक मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके वीडियो केवाईसी करता है, ठीक है? अच्छा, रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना वीडियो केवाईसी सिस्टम में, कस्टमर डेटा सिक्योरिटी मेंटेन रखना और फ्रॉड रिस्क कम करना। तो प्लीज याद रखो स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सूर्योदय। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगता है और अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाइए क्योंकि आने वाली आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डीए इसके लिए बहुत शानदार कंटेंट आने वाला है। तो अभी इस चैनल को और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम की उसे ज्वाइन होना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप महाराष्ट्र पूना में आना चाहते हैं हमसे पढ़ने या जो भी स्टूडेंट प्रॉपर महाराष्ट्र के हैं अदर स्टेट से भी है तो हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। यहाँ पर हमारी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ है जहाँ पर हम मिलकर एसएससी, एलआईसी, आईबीपीएस में जितने भी एग्जाम होते हैं, एसबीआई, एएफओ, आरबीआई, इन सब को टारगेट करते हैं। बस आपको क्या करना है, इन नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करना है और सारी डिटेल जानकारी आपको लेना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा, क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इसको बढ़ाने के लिए कौन सा बैंक पार्टनर कर रहा है किसके साथ? तो याद रखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ यहाँ पर टाई अप किया है। अच्छा, सबसे पहले समझो कि क्या एमओयू साइन हुआ है। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों जो इंस्टीट्यूट है ना जॉइंट लेंडिंग करेंगी, लोन का सिंडिकेशन होगा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्या होती है? जब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, अ, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं। मतलब हाईवेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, रेलवे बनाना, पावर प्लांट और पोर्ट्स बनाना, इन प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती है, इसीलिए कई बैंक मिलकर लोन देते हैं। तो जॉइंट लेंडिंग मतलब अभी जो बताया कि जॉइंट दो या ज्यादा इंस्टीट्यूशन मिलकर एक प्रोजेक्ट को पैसा देते हैं। लोन सिंडिकेशन का मतलब जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो कोई बैंक मिलकर लोन अरेंज करता है ताकि रिस्क कम हो। अब यहाँ पर आईआईएफसीएल, ठीक है, जो मैंने बोला आईआईएफसीएल, ये क्या होता है?
ये गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मुख्य काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पैसा देना, लॉन्ग टर्म फंडिंग देना, पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। ठीक है, इस पार्टनरशिप से फायदा क्या होगा भाई? इस पार्टनरशिप से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने में मिलने में आसानी होगी, डेवलपमेंट फास्ट होगा, बैंकों को बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। इकोनॉमी को क्या मिलेगा? इकोनॉमी को रोड, रेलवे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है। डन। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्री रोहित ऋषि। किसके? बैंक ऑफ Baroda. Which bank has enabled Kanji to e-receipt payments for Karnataka government through its internet banking platform? अच्छा सर, ये क्या है? ये क्या चीज है? तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक चीज बहुत अच्छी की है, ई रिसिप्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? तो समझो कि इस बैंक ने खांजे टू ई रिसिप्ट पेमेंट फैसिलिटी को अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इनेबल किया है। न्यूज क्या है कि कर्नाटका बैंक ने कर्नाटक सरकार के साथ कांजे टू सिस्टम को अपने नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, फीस, गवर्नमेंट पेमेंट सीधा ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। कांजे टू क्या है? ये कर्नाटक गवर्नमेंट का एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस और फीस कलेक्ट करना, ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस मैनेज करना, मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट का डिजिटल ट्रेजरी सिस्टम है भाई। ई रिसिप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट, मतलब जब आप टैक्स, गवर्नमेंट फीस, लाइसेंस फीस ऑनलाइन पे करते हैं तो डिजिटल पेमेंट रिसिप्ट मिलती है, उसे हम बोलते हैं ई रिसिप्ट। ये सुविधा कैसे काम करती है? यूजर कर्नाटक बैंक नेट बैंकिंग में लॉगिन करेगा, खांजेर टू पेमेंट ऑप्शन चुनेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, टैक्स फी पे करेगा, तुरंत ई रिसिप्ट जनरेट होगी। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये है कि सिटीजन्स को गवर्नमेंट पर पेमेंट घर बैठे वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक या ट्रेजरी जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? रेवेन्यू कलेक्शन फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगा, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा, बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ये मजबूत होंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉन द आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट फिनटेक डीपीआई एडॉप्शन? अब सबसे पहले ये समझो कि क्या चीज होता है। तो सबसे पहले डीपीआई क्या होता है ये समझो। डीपीआई का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस बार जीता है कर्नाटका बैंक ने। अब ये समझो कि ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये कर्नाटका बैंक ने जीता है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्यों जीता है? क्या हो सकता है? देखो, भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई केवाईसी। तो जब बैंक इन डिजिटल सिस्टम को अपने सर्विसेज में इंटीग्रेट करता है तो उसे बोलते हैं डीपीआई अडॉप्शन। अवार्ड का क्या मतलब है? ये उन बैंकों को दिया जाता है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, यूपीआई, आधार, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, कस्टमर्स को फास्ट और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। तो कर्नाटका बैंक को यह अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने फिनटेक सॉल्यूशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से इस्तेमाल किया है दोस्तों। ठीक है, रनर अप बेस्ट टेक आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्ड में रनर अप बेस्ट टेक टैलेंट, स्पेशल मेंशन, ये सब भी अवार्ड दिए जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट यही था। तो साउथ इंडियन बैंक जो इसी अवार्ड में साउथ इंडियन बैंक ने जीता है बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है बेस्ट एआई एमएल अडॉप्शन, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टेक टैलेंट। ठीक है, अगर बोलूं कि एसवीसी, ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक ने जीता है टेक टैलेंट, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोऑपरेटिव बैंकिंग कैटेगरी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन स्टेट रीजनल रूरल बैंक लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एटीएम वैन? तो देखिए, ये जो सोलर पावर फुल्ली एटीएम वैन जो है ये गांव गांव तक जाकर, क्योंकि रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक का है, तो ये भैया गांव गांव तक जाकर जहां पर बैंकिंग की फैसिलिटीज नहीं होती वहां पर ये फैसिलिटीज मुहैया कराएंगी। इसका मतलब ये है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बना है जिसने भारत देश में पहली सोलर पावर एटीएम वैन चलाई है बैंकिंग की सुविधाएं। देखिए, ये इनिशिएटिव नाबार्ड जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अनइंटरप्टेड एटीएम और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज वो रूरल एरिया तक और रिमोट एरिया तक पहुंचाएंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना
वहां पर ये खास तौर पर काम करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विच बैंक लॉन्च द न्यू ब्रांड आइडेंटिटी नेम फॉर्च्यूना वेव टू पोजीशन इटसेल्फ अ डिजिटल फर्स्ट पैन इंडिया इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल सा आंसर है भाई, इन्होंने किया है फेडरल बैंक ने। रिसेंट फेडरल बैंक का ओल्ड लोगो, ये है न्यू लोगो। अच्छा, फेडरल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर भी याद रख लो जब हम इतना पढ़ ही रहे हैं, तो उनका नाम है भाई विद्या बालन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये उनकी फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बात करें, विच बैंक लॉन्च सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन टू एनहांस कस्टमर कंट्रोल ओवर डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी। तो ये सेफ्टी सेंटर क्या है, तो याद रखो एक्सिस बैंक ने ये सेफ्टी सेंटर लाया है। ठीक है, तो याद रखो कि ये सेफ्टी सेंटर क्या है। एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन पर सेफ्टी सेंटर नाम का एक नया सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी पर खुद कंट्रोल देना है। सेफ्टी सेंटर क्या होता है, सेफ्टी सेंटर एक डिजिटल सिक्योरिटी हब है जहां पर ग्राहक अपने बैंकिंग अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग खुद मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर ग्राहक को कोई फ्रॉड या सस्पिशियस एक्टिविटी लगे तो वो तुरंत अपने अकाउंट के फीचर को ऑन या ऑफ कर सकता है। सेफ्टी सेंटर में क्या-क्या फीचर्स है, इंटरनेट बैंकिंग डिसेबल, अगर जरूरत नहीं है तो इंटरनेट बैंकिंग बंद कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर ब्लॉक, तुरंत सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं। यूपीआई कंट्रोल, यूपीआई पेमेंट रिस्ट्रिक्ट या डिसेबल कर सकते हैं। न्यू पेई एडिशन कंट्रोल, नए बेनिफिशियरी जोड़ने को रोक सकते हैं। एसएमएस शील्ड, ये फीचर फेक बैंक एसएमएस पहचानने में मदद करता है। ये फीचर क्यों लाया गया है, आजकल डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, फिशिंग और साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए बैंक ने ये सिस्टम बनाया ताकि कस्टमर्स को रियल टाइम सिक्योरिटी कंट्रोल मिले, फ्रॉड रिस्क कम हो, डिजिटल बैंकिंग ज्यादा सुरक्षित बने। डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी क्या होती है भाई, जब बैंक अपने कस्टमर को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, अकाउंट एक्सेस को टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी टूल्स से सुरक्षित बनाते हैं, उसे डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी बोलते हैं। तो याद रखो एक्सिस बैंक ने ये किया है। अब बात करते हैं ऑल प्रोविजन ऑफ सबका बीमा सबकी रक्षा, ये जो अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ फिलहाल हुआ है बजट के पहले, कम इनटू फोर्स 5 फरवरी 2026, विथ सेक्शन हैज नॉट कम इनटू फोर्स। तो यहाँ पर जो किया है ये सेक्शन नहीं आया है। हमने बोला है कि सबका जो बीमा है, सबका सुरक्षा, एक इंश्योरेंस पूरा कवर भारत देश में कब होना चाहिए, 2047 तक। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल। ठीक है, ये कैंपेन याद रखो, तो इंपॉर्टेंट है। अब भारत में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट जो है 100% इंश्योरेंस सेक्टर में करा दिया गया है। पहले 74% था, आई थिंक अब यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि हो गया है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगला आपके सामने आ रहा है ये प्रश्न, विच बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द बैंक ग्लोबल जुबली ईयर। तो एक बैंक का ग्लोबल जुबली ईयर है जिसके द्वारा इन्होंने को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लाया है। तो ये किसने लाया है दोस्तों, ये लाया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने अपॉइंटमेंट दी है, अप्रूव की है नए एमडी सीईओ है एस बैंक के। तो ये कौन है, ये है दोस्तों विनय तोनशे। ठीक है, विनय तोनशे सर। तो इंपॉर्टेंट है, एसबीआई के पहले वो एमडी भी रह चुके थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसबीआई एमडी विनय तोनसे न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, आरबीआई ने इनको अप्रूव दिया है। तो ये ऐसे फैक्चुअल चीजें आपको बैंकिंग पढ़ते वक्त याद रखना चाहिए। द ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना, अब दोस्तों यहाँ पर मिनी रत्ना के बारे में बात किया है। ठीक है, मिनी रत्ना के बारे में बात किया है, तो याद रखो मिनी रत्ना 1 कैटेगरी स्टेटस हैज बीन अप्रूव्ड बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अच्छा, कौन से कंपनी को दिया गया भैया, तो ये दिया गया दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस कौन से कंपनी को दिया जाता है, क्या होता है। तो मिनी रत्न 1 का मतलब होता है ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयूज जिन्हें सरकार कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देती है ताकि वे अपने बिजनेसेस का डिसीजन खुद ले सके। ये स्टेटस भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा दिया जाता है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनने की शर्त क्या है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनना है तो पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, 3 साल लगातार प्रॉफिट में। बढ़िया, कम से कम एक साल में 30 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। मिनी रत्न कैटेगरी 1 होने के फायदे क्या है, ऐसे कंपनियों को सरकार कुछ डिसीजंस मेकिंग खुद पावर देती है। मतलब 5,000 नहीं,
500 करोड़, ठीक है, सॉरी 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो खुद अप्रूव कर सकती है। जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज बना सकती है, एक्सपांशन प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर समझो कि पीएसयू के 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है, जैसे महारत्न सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी, नवरत्न मीडियम ऑटोनॉमी, मिनी रत्न लिमिटेड ऑटोनॉमी। तो ये मिनी रत्न में आई है, तो लिमिटेड ऑटोनॉमी, अच्छा इसका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ा तो ये नवरत्न में जाएँगी, और नवरत्न में भी अच्छा परफॉर्म किया तो महारत्न में जाएँगी। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए आरएस 956.32 करोड़ पहले था, और इसका जो प्रोडक्शन हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देखा जाता है कि 3108.79 करोड़ तक बना है। तो मिनी रत्न, फिर मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ये कैटेगरी याद रखो। 3 साल में इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। इनिशियल मैंने बोला था 30 करोड़, और अगर सबसे अच्छा परफॉर्म ये करते हैं तो 500 करोड़ तक ये खुद से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस विल कैरी आउट अ सर्वे ऑन माइग्रेशन अक्रॉस द कंट्रीज ड्यूरिंग जुलाई 2026 टू। अच्छा, कब तक नया हमारे देश में एक माइग्रेशन का सर्वे हो रहा है? तो याद रखो कि माइग्रेशन सर्वे का मतलब होता है कि भैया ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह कितनी संख्या में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि ये जून 2027 तक एक्सपांड किया गया है, और यहाँ तक ये सर्वे चलने वाला है। अब यहाँ पर ये देखो कि जैसे बिहार जैसे राज्य के लोग जो है वो आम तौर पर बाहर जाके रह रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना कि कितनी परसेंटेज में माइग्रेशन हो रहा है, या किसी राज्य के लोग किसी राज्य में जाके ज्यादातर बस रहे हैं, तो ये भी पता होना कि डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, तो भारत में ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कराया जा रहा है। इसे नेशनल सैंपल सर्वे के तहत किया जाता है, तो याद रखिए। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। माइग्रेशन के पैटर्न्स भारत में समझना, और सर्वे हो रहा है, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये सर्वे कराने वाला है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला न्यूज, ऑन February 4 द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव वाज इनॉग्रेटेड एट गोवरी बिन्नादुर। ये कहाँ पर आता है? तो याद रखो, सबसे सही इसका जो आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। देखो क्या हुआ है, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव शुरू किया है। अच्छा, अब इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है कि महिलाएं खुद उद्योग शुरू करें और उन्हें पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मिले। बढ़िया। तो याद रखो कि भाई वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टार्टअप्स मुख्य रूप से महिला एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाया जाता है। मतलब ये महिला के लिए विशेष इंडस्ट्रियल जोन होगा। यह कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कालाबुरागी, ठीक है। अगर हम बात करें तो हैदराबाद कर्नाटक वाला ये रीजन आता है। अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज है कि भैया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये बढ़ा रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किसके द्वारा गया है? फिक्की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इंडस्ट्रियल पार्क हैज बीन प्लान्ड एज 50 एकड़ एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि कितना, 50 एकड़। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग रीच 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन, किसी कंपनी का 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन हो चुका है, एंड बिकेम फर्स्ट रिटेलर एवर टू रीच मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 1 ट्रिलियन। तो याद रखो इस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट, इस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट, ठीक है। तो ये आपको याद होना जरूरी है। 1 ट्रिलियन का इन्होंने मार्केट वैल्यूएशन हासिल कर चुके हैं, और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, जायंट कंपनी हम इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे, अगला करंट अफेयर, ओके। विच इंस्टीट्यूशन अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द वन RRB वन लोगो इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग अनफिल्टर्ड ब्रांड आइडेंटिटी टू ऑल रीजनल रूरल बैंक। तो किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है नाबार्ड के साथ। अच्छा, अब वन RRB वन लोगों के अंतर्गत भारत में भैया कितने RRBs है? तो याद रखो भारत में टोटल 28 RRBs है फिलहाल, वन स्टेट वन RRB। और अगर हम बात करें तो फिलहाल 26 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में RRB अप्रोच कर रहे हैं या अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं विच बैंक हैज एक्वायर, अगेन एक्वायर, ओके। तो एक्वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
which bank has acquired 50% state हिस्सेदारी in Digital India Payment Intelligence Corporation टू कॉम्बैट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। ठीक है, अब सबसे पहले ये इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन क्या होता है? इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। इसे स्थापित किसने किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीपीआईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड को रोकना। ये इंस्टीट्यूशन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिलीट करती है, फ्रॉड नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती है, बैंक और फिनटेक कंपनीज को अलर्ट करती है। ये काम कैसे करता है? तो आईडीपीआईसी इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करता है। ये बैंक से पेमेंट डेटा एनालिसिस करता है, फ्रॉड पैटर्न्स पहचानता है, रिस्क अलर्ट जारी करता है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाता है। ये क्यों जरूरी है भैया? भारत में डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण यूपीआई ट्रांजैक्शंस, मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, इसीलिए फ्रॉड रिस्क भी बढ़ रहा है। इसी को रोकने आईडीपीआईसी बनाया गया है। इसका फायदा क्या होता है? देखो, यूपीआई फ्रॉड्स कम होंगे, डिजिटल पेमेंट ज्यादा सिक्योर होंगे, बैंक्स को रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट मिलेंगे, कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो याद रखो कि ये सब करने वाले दो बैंक है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी फिलहाल आपके ऑप्शंस में एसबीआई है, तो याद रखो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अपने को पढ़ना है, उसके साथ हमको क्या समझना है? कंसेप्ट भी। Which payment bank became the first to receive RBI's in principle approval to convert into small finance bank? देखो क्या होता है कि जब तक आप पेमेंट्स बैंक होता है ना, तो आपके ना कंपनी की ग्रोथ होती है, ना इंडिविजुअल आपके बैंक जो होता है इंस्टीट्यूशन उसकी ग्रोथ होती है। तो ये याद रखो कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, इसको आना है। ठीक है, इसमें आना है। तो ये कौन सा बैंक है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है? तो वो है भैया फीनो पेमेंट्स बैंक। तो देखो ये जो फीनो पेमेंट्स बैंक है ना, अब ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने वाला है। ठीक है, इसको 18 महीने का टाइमलाइन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो बहुत बहुत चीजें जो होती है ना भाई, ऐसी चीजें आपको याद रखना है। तो प्लीज याद रखना है आपको फीनो पेमेंट बैंक। अच्छा, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में आने की? 200 करोड़ रुपए। ठीक है, पहले थी 100 करोड़ रुपया। ओके, अब वो 2 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकेंगे। Which bank along with SBI signed MOU to collaborate on Central of Excellence in strategic partnership for project financing? तो हमने ये न्यूज देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, विच बैंक अपॉइंटेड हरमनप्रीत कौर एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर? तो ये पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसी बैंक की कोई महिला बनी है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। मतलब हरमनप्रीत कौर अभी आपके ब्रांड एम्बेसडर है फीमेल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे सारी चीजें बोल दी है, आपको बता दी है। आगे जितना हमने पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ है कि रिसेंट की मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो आरबीआई की पॉलिसी में बोला गया कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो लोन लिमिट है कोलेटरल फी, उसको 10 से अब हमने 20 लाख तक बढ़ाया है। तो ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट? ए इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आरबीआई हैज अप्रूव्ड अप टू 9.9, तो हमने ये क्वेश्चन पहले देखा था, रिपीट हुआ है फेडरल बैंक। अच्छा, याद रखो, याद रखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूएसआईएसपीएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो ये कौन है अपॉइंट हुए? मैं बताता हूं कि ये यूएसआईएसपीएफ क्या होता है। तो रोहित कुमार सिंह को याद रखो। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड बनाना, बढ़ाना, दोनों देशों के बिजनेस कोऑपरेशन को मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ाना। किन क्षेत्रों में काम करता है भैया? ये एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी। इनमें कौन से देश शामिल होते हैं इस फोरम में? बड़ी इंडियन कंपनीज, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स, सभी मिलकर इंडिया यूएस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए डिसीजन और कोलैबोरेशन करते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है यूएसआईएसपीएफ का? तो वो है दोस्तों आपका वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, रोहित कुमार सिंह। अब बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान स्कीम लॉन्च? तो ये हुई थी दोस्तों 2015 में। आगे बात करते हैं फरवरी 7, द नेशन वाइड पल्सेस सेल्फ रेजिलियंस मिशन वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एट फूड लेग्यूम रिसर्च जो सेंटर है ये बनाया गया है, किनके द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया? शिवराज सिंह चौहान जो हमारे देश के कृषि मंत्री है और ग्रामीण डेवलपमेंट मंत्री है। ठीक है, रूल
रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखो कि भैया ये फूड लिग्यूम रिसर्च सेंटर क्या होता है। लिग्यूम रिसर्च सेंटर एक रिसर्च सेंटर है जहां पल्सेस लिग्यूम्स पर रिसर्च करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये हमारे गवर्नमेंट को सलाह देती है। लिग्यूम्स क्या होते हैं? दाल, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तो ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है और भारतीय डाइट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो फूड लेग्यूम रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये याद रख लीजिए, ये बनाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। ओके। अच्छा, ये सेंटर स्थापित किया गया इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स के कैंपस में। और ये कैंपस कहाँ पर आता है? एक कैंपस आता है हैदराबाद में और ये जो फूड लिग्यूम रिसर्च है ये अभी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जानकारी में आपको ये नहीं होना है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो मिशन है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत को पल्सेस सेल्फ रिलियंट मतलब आत्मनिर्भर बनाना, किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं करना है। तो उसी लिए हमने मिशन लाया था, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता पल्सेस। ठीक है, अब मिशन के तहत क्या क्या कदम उठाए गए कि हाई यील्ड सीड्स किसान को देना, पल्सेस कल्टीवेशन एरिया बढ़ाना, एमएसपी सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट बढ़ाना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को लोगों तक, किसानों तक पहुंचाना, स्टोरेज और सप्लाई चेन इंप्रूव करना। बढ़िया। तो ये चीज आपको याद होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? भारत दुनिया में पल्सेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सबसे पहली चीज ना आपने ये नहीं भूलना है, कंज्यूमर है भाई, हम लोग कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसीलिए सरकार का लक्ष्य है कि पल्सेस इंपोर्ट खत्म करना और आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, ये चीजें हैं। तो याद रखो कि लीग्यूम रिसर्च सेंटर ये सीहोर जिले में है, मध्य प्रदेश में आता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप्स हैज बीन ग्रांटेड extended recognition under startup india program and their eligibility period has extended by 20 years from the date of incorporation। अच्छा, तो ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है ये कौन से एरिया में काम करता है? डीप टेक स्टार्टअप्स, है ना। अब डीप टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं ये पहले समझो। डीप टेक स्टार्टअप्स मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जो एडवांस साइंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, इनोवेशन करते हैं। मतलब ये सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन या सर्विसेज नहीं बनाते, बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और हाई एंड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। भारत में कई डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलता है स्टार्टअप इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? नई एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित होती है, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होती है, देश की इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ती है, डिफेंस, स्पेस और एआई जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर मजबूत होते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कब हुई थी? 2016। ठीक है, 16 जनवरी 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के उद्देश्य क्या थे? नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, इनोवेशन बढ़ाना, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स हैज फिक्स 300 करोड़ कंपेयर्ड विद 200 करोड़ रेगुलर वंस। ठीक है, ये याद रख लीजिए, रेगुलर के लिए 200 करोड़, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 300 करोड़। एलिजिबिलिटी पीरियड जो है 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज डबल दैट ऑफ रेगुलर स्टार्टअप। ओके, अब बढ़ते हैं अगले। मैंने बोला कि एफपीआई लाइसेंस, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। विच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट टू क्रॉस बोथ 100 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 100 ट्रिलियन इन टोटल बिजनेस? ऑब्वियसली हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किया है। अब आगे बात करते हैं एसबीआई स्टार्ट। ये अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरीली रिकॉग्नाइज करता है किन लोगों के लिए? तो ये उनके एम्प्लॉयज का टैलेंट, अदर देन बैंकिंग जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर हुनर है, एक्सीलेंस है, किस एरिया में? आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, एनवायरमेंट इनिशिएटिव, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ होलिस्टिक एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो उनके लिए ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टार अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड आपको देता है एसबीआई। ठीक है, तो प्लीज याद रख लीजिए, ओवर 2.45 लाख एम्प्लॉइज है एसबीआई में। तो प्लीज इसके लिए उन्होंने उनको मोटिवेट करने के लिए ये एक तौर पे इनिशिएटिव चलाया है। ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं आगे। विच बैंक एग्जीक्यूटेड इट्स फर्स्ट गोल्ड ट्रेड एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एसएससी ऑन इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या है, तो भैया इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है एसबीआई। अब ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ये क्या होता है? तो याद रखना कि अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, ठीक है, तो याद रखो कि इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर गोल्ड ट्रेड एग्जीक्यूट करना, मतलब इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एक गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहां बुलियन का इंपोर्ट और ट्रेडिंग होता है। ये एक्सचेंज सिटी मतलब गिफ्ट सिटी में है, गुजरात इंटरनेशनल टैक्स सिटी। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट है ना, एसएससी, ये क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने बुलियन इंपोर्ट और ट्रेडिंग की स्पेशल परमिशन दी जाती है, जैसे बैंक्स, ज्वेलरी कंपनीज, बुलियन डीलर्स। तो ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई को याद रखो। उसके बाद ये जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और स्पेशल कैटेगरी वाली जो चीज है वो, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है? दिस मूव एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ओके, बढ़िया, efficiency in the India's bullion market while making gold trade more accessible, cost efficient for MSME jewelry and bullion dealer. By participating IIBX, SBI contribute to development of Gift City as a global financial bullion trading hub. तो ओवरऑल गिफ्ट सिटी का मुझे कोई हेडक्वार्टर बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। ओके, चलिए, इसका फायदा क्या होगा? गोल्ड इंपोर्ट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, इंडिया में ऑर्गेनाइज बिलियन मार्केट बनता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री को डायरेक्ट गोल्ड सप्लाई मिलता है, प्राइस डिस्कवरी बेहतरीन तरीके से होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। फ्रॉम विच डेट विल द न्यू नॉमिनेशन रूल अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट कंटिन्यू इन इफेक्ट? तो ये हुए थे दोस्तों थोड़ा से पुराने क्वेश्चन, नवंबर 1 से। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेट नहीं करना है, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको आपने एक्सेस नहीं किया है तो सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, क्विजेस, उसके साथ एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट, इंस्टेंट एग्जाम के अलर्ट और एक्सक्लूसिव हमारे कोर्सेज पे चलने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट मिलते हैं। तो सर्च कर लीजिए सिद्धांतो एजुकेशन। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल को तो सपोर्ट करिए ही। डेली लाइव का क्लासेस, कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट और पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, अगर आप ऑफलाइन आके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबरों पे आपको कॉल करके इंक्वायरी जरूर करना है। सो ये हमारी टीम है डियर स्टूडेंट्स, आइए जुड़िए सिद्धांतो एजुकेशन के साथ, इंडिया की बेस्ट बैंकिंग क्लासेस और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज। सो नेक्स्ट, जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर आप एप्पल मोबाइल यूजर है तो अब माई एपेक्स करके एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉइड, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। मॉक टेस्ट जरूरी है हर एग्जामिनेशन के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं बहुत जल्द मार्च महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ। लेकिन याद रखिए, आने वाली जो आपकी आरबीआई एग्जाम है, नाबार्ड अटेंडेंट, नाबार्ड डीए जो है, उसके लिए बहुत जल्द सीरीज शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अगेन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून डियर स्टूडेंट्स।